आलसी कौवे कोई काम धंधा ना करते, वो सारा सारा दिन अपने घर में बैठे रहते थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वाह रे पत्नी, मैं खुद भूखा हूँ और तुम मुझे अपने लिए दाना लाने का बोल रही हो। जग्गू, जाओ मेरे लिए और अपनी माँ के लिए दाना ढूंढ कर लाओ। ना पिताजी ना, मैं थक जाता हूँ। आप दोनों अपना भोजन खुद ही लाएं। ऐसे हर रोज वो भोजन पर जाने से पहले एक दूसरे से लड़ते थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा झरने पर बैठे हुए थे, जब गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारा जग्गू अब जवान हो गया है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें। ऐसे हमें मुफ्त में भोजन बैठे बिठाए मिलेगा। वो कैसे गोरी? हमारी बहू हमारे लिए भी भोजन ढूंढ कर लाएगी और हमारे बेटे के लिए भी। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वो भोजन लेने ना गई तो फिर? जाएगी कैसे नहीं, मैं मार मार कर भेजा करूंगी उसे। ये बात कालू कौवे को बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। पहले ही दिन जब जग्गू की पत्नी पिंकी घर आती है, तो गोरी पिंकी कौवी से कहती है, बहू, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के लिए भोजन बहू रानी ही ढूंढ कर लाती है। जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। जग्गू जी, आप भी मेरे साथ चले, हम दोनों सासू माँ के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैं तो कभी भोजन लेने गया ही नहीं। फिर पिंकी कौवी अकेले ही भोजन लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे एक सेब मिलता है। गौरी की बहू वो एक सेब लेकर घर वापस आती है। बहू जी, सासुर जी भी भूखे हैं, मेरे लिए नहीं लाई तुम भोजन। अब दोबारा जाओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आओ। सासुर जी, मुझे बहुत मेहनत के बाद यही बस ये एक ही सेब मिला है जो मैं ले आई। पिंकी कौवी फिर से निकलती है। ये कैसे परिवार में फंस गई मैं, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन पिंकी रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। जग्गू कौवा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चेकअप करती है। बधाई हो जग्गू, तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हारी पत्नी को आराम की जरूरत है, इसे दाना लेने ना भेजना। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। पति जी, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, अब आप अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चे के लिए ही कुछ करें। हाँ, मैं करूँगा, अब मैं सारा काम करूँगा। वो दोनों घर जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब कामचोर हो गई है। जब काम करने को दिल ना करे तो ऐसे ही चक्कर आते हैं। नहीं माँ, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और आप दादी। ये सुनकर गौरी और कालू खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब बहू भोजन लेने नहीं जाया करेगी? नहीं पिताजी, बुलबुल डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा काम करने से। सासू माँ, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं फिर से दाना ले आया करूंगी। मैं तो तुम्हें ब्याह कर ही भोजन लाने के लिए लाई थी। चुपचाप दाना लेने जाओ, वरना अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। माँ, यह मेरी पत्नी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो पिंकी, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ऐसे जग्गू अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। हाय, छीन लिया, उस डायन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा भला बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, ना ये अंडा देने वाली होती, ना सारा काम खराब होता। हाँ गोरी, मैंने सोचा था कि हमारी बहू रानी बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो डायन निकली और हमारे बेटे जग्गू को हमसे छीन कर ले गई। जग्गू और उसकी पत्नी एक पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब जग्गू कौवा दाना लेने जाता और उसकी पत्नी सारा सारा दिन अंडे की रक्षा करती। कई दिन भूख काटने के बाद कालू और गौरी भी घर से निकलते हैं। नदी पर अपने बेटे जग्गू और उसकी पत्नी को बैठा हुआ देखकर वो दोनों उनके पास जाते हैं। जग्गू बेटा, अब लौट आओ घर में। मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद तुम घर लौट आओगे, मगर तुम लौटे ही नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वापस आ जाओ बेटा, वैसे भी हमें बहुत भूख लग रही है, हमें दाना ला कर दो। माँ, मैं अब कभी वहां उस घर में नहीं जाऊंगा जिस घर में रिश्तों में प्यार ना हो, जिस घर में केवल लालच ही लालच हो। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से जीना सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सासू माँ, गुस्सा ना करना, हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा भी आपकी तरह आलसी बने।
इसलिए हम जहाँ हैं हम खुश हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। कालू जी, बात तो सच्ची कर गए, बहू भी और हमारा जग्गू भी। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारा भी परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता। हाँ गौरी, जो आदतें शुरू से बन जाएं, उन्हें खत्म करते करते पक्षी खुद खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा बाहर निकलता है और वो खुशी से रहते हैं। विशाल जंगल आज सफेद लग रहा था। साल की सबसे खतरनाक और रूह कपा देने वाली बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे दिखने में तो रुई जैसे कोमल थे, लेकिन उनकी मार किसी नुकीले पत्थर जैसी सख्त थी। हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे कोई चीख रहा हो। रीमा चिड़िया, जो हमेशा से अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती थी, अपनी छोटी सी मासूम बेटी गुड़िया के साथ एक पुराने पेड़ पर घोंसले में सिमटी हुई थी। वो गुड़िया को अपने पंखों की गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक भयानक बर्फीली हवा का झोंका आया। पेड़ की टहनियां बर्फ के भारी वजन को सहन नहीं कर पाईं और रीमा का वो छोटा सा तिनकों से बना प्यारा घोंसला ताश के पत्तों की तरह बिखर कर जमीन पर जा गिरा। माँ देखो, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घास का बिस्तर, हमारा घोंसला सब टूट गया। हवा बहुत तेज है माँ, मेरे नन्हे पंख जम रहे हैं। क्या हम इस रात जिंदा बच पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमें कोई बचाने नहीं आएगा? धैर्य रख मेरी गुड़िया, हिम्मत हारना कायरों का काम है। जब तक तेरी माँ की चोंच में जान है और पंखों में हरकत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू इस पेड़ की गहरी और सूखी जड़ के पीछे छिप जा, वहाँ सीधी हवा कम लगेगी। मैं अभी पूरे जंगल में घूमकर कुछ मजबूत लकड़ियाँ और सूखी घास ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। रीमा ने उड़ान भरी, लेकिन उसके पंख गीले होकर लोहे की तरह भारी हो गए थे। वो हर पेड़ के नीचे झांक रही थी, हर झाड़ी को टटोल रही थी, लेकिन कुदरत ने हर चीज को बर्फ की मोटी और सफेद चादर से ढक दिया था। उसे एक सूखा तिनका तक नसीब नहीं हुआ। रीमा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। तभी अचानक एक ढलान के पास उसे कुछ भूरा और गोल दिखाई दिया। वो एक विशाल और सूखा हुआ नारियल था। रीमा ने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाकर उस नारियल के ऊपर जमी बर्फ को साफ किया। नारियल का खोल बहुत मजबूत था और वो अंदर से पूरी तरह खोखला और सूखा था। रीमा को लगा जैसे उसे रेगिस्तान में अमृत मिल गया हो। वो तुरंत उड़कर वापस गई और गुड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर उस नारियल के मजबूत घेरे के अंदर ले आई। देख गुड़िया, ये नारियल किसी मजबूत किले से कम नहीं है। इसकी दीवारें हमें बर्फीली हवाओं से बचाएंगी। आज रात हम यहीं सुरक्षित रहेंगे। सो जा मेरी बच्ची। अभी उनकी पलकें झपकी ही थीं कि बाहर से पंखों के फड़फड़ाने की कर्कश आवाजें आने लगी। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी, जो पूरे जंगल में अपनी चालाकी, चोरी और निर्दयता के लिए बदनाम थे, भोजन की तलाश में भटकते हुए वहां आ पहुंचे। अरे ओ गौरी, देख आज तो हमारी लॉटरी लग गई। इस भयानक ठंड में जहाँ एक दाना नहीं मिल रहा, वहाँ हमें एक पूरा नारियल मिल गया। अगर हम इसे अपनी चोंच से फोड़ लें तो इसके अंदर की मलाई से हमारी 2-3 दिन की भूख मिट जाएगी। जी कालू जी, आप सही कह रहे हैं। जल्दी कीजिए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। आज तो मजेदार दावत होगी और फिर हम इसी के पास आराम करेंगे। जैसे ही कालू ने अपनी काली और नुकीली चोंच से नारियल पर जोरदार वार किया, अंदर से रीमा कांपती हुई बाहर निकली। उसकी आंखों में विनती थी। कालू, गोरी बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए। ये नारियल आपके लिए सिर्फ एक रात का भोजन हो सकता है, लेकिन इस समय ये मेरी और मेरी नन्ही बेटी की जान बचाने का इकलौता सहारा है। बाहर मौत का तांडव चल रहा है। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी। क्या आप एक मासूम बच्ची की जान की कीमत पर अपना पेट भरेंगे? भगवान के लिए हमें यहाँ रहने दें। अरे ओ रीमा, तू हमें नैतिकता का पाठ मत पढ़ा। जंगल का कानून सरल और सीधा है। जो शक्तिशाली है उसी का सब कुछ है। फल खाने के लिए होते हैं, घर बनाने के लिए नहीं। जा, अपना यह रोना धोना कहीं और दिखा।
सही कहा कालू जी ने। अपनी इस बीमार जैसी बेटी को उठा और कहीं और जा। हमें अपना भोजन करना है। तुम्हारी गरीबी की कहानी सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। भाग यहाँ से अभी के अभी। कालू ने रीमा को एक जोरदार धक्का दिया और उसे ठंडी बर्फ में गिरा दिया। बेचारी रीमा अपनी रोती हुई बेटी को लेकर फिर से उस भयानक तूफान में निकल पड़ी। पीछे से कालू और गौरी नारियल को नोच नोच कर खाने लगे। रीमा के शरीर में अब हिलने की भी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन एक माँ का दिल हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक एक ढलान के नीचे उसे कुछ हरा और बड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह एक विशाल तरबूज था। रीमा को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपनी चोंच से तरबूज को अंदर से खाली करना शुरू किया। उसने सारा लाल गूदा बाहर निकाला और अंदर एक सुंदर लाल और खुशबूदार कमरा तैयार कर लिया। माँ, क्या यहाँ हमें कोई तंग नहीं करेगा? कोशिश तो यही है बेटा, तू थोड़ा तरबूज खा ले और अपनी आंखें बंद कर ले। माँ सब ठीक कर देगी। लेकिन चिड़िया की खुशियाँ चंद लम्हों की मेहमान थीं। तभी वहाँ कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी आ धमके। ऐ चिड़िया, बाहर निकल इस तरबूज से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके के इस फल में छेद करने की? ये तरबूज हमारा भोजन है। देखो तो पति जी, कितनी ढीठ चिड़िया है। इसने हमारे खाने को बर्बाद कर दिया। अगर तू अभी बाहर नहीं निकली तो हम तुझे और तेरी बेटी को जख्मी कर देंगे। जंगल के फल सिर्फ खाने के लिए हैं, रहने के लिए नहीं। भाग यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कबूतर, लूसी बहन, मुझ पर ना सही इस मासूम बच्ची पर दया कीजिए। रात बहुत गहरी है और बाहर बर्फीला तूफान जान ले रहा है। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। बस आज की रात पनाह दे दो। एक पल भी नहीं, हमें तेरी फालतू बातें नहीं सुननी। हमें भूख लगी है और हमें ये फल खाना है। निकलो यहाँ से। एक बार फिर रीमा और गुड़िया को उनके आशियाने से बेदखल कर दिया गया। रीमा की आंखों में अपमान की आग थी। उस रात उन्होंने एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे दुबककर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगली सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी बर्फ पर पड़ी तो रीमा ने हार मानने के बजाय कुछ नया करने की सोची। शाम तक उसने एक पत्तों का घर तैयार कर लिया। उसी शाम मौसम ने फिर से करवट ली। एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे जंगल के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया। कालू का पुराना घोंसला उड़ गया। कबूतर का घर भी बर्फ के नीचे दबकर टूट गया। वे सब बेघर हो गए और ठंड से कांपने लगे। कालू, गोरी, कबूतर और लूसी सब के सब अधमरे होकर रीमा के नए पत्तों वाले घर के सामने आकर गिर पड़े। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज कुदरत ने हमें हमारी औकात दिखा दी। हमें अपने घर के एक कोने में जगह दे दो, वरना हम जम कर मर जाएंगे। हमने फल के लिए तुम्हारा घर छीन लिया था। आज हमारे पास न फल है न घर। हाँ रीमा, हमें अपनी गलती का एहसास है। जान बचाना किसी भी भोजन से बड़ा धर्म है। हमें अपनी घर में ले लो। हम वादा करते हैं कि हम बदल जाएंगे। माँ, इन्होंने हमें रात भर बर्फ में सोने पर मजबूर किया था। इन्हें अंदर मत आने देना, ये फिर हमें निकाल देंगे। नहीं गुड़िया, बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरों का काम है। जो दूसरों की गलती को माफ कर दे वही असल में महान होता है। मुसीबत में पड़े दुश्मन की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य और पक्षी धर्म है। आओ भाई बहनों, अंदर आ जाओ। ये घर हम सबका है। रीमा ने सबको अंदर बुला लिया। अंदर की गर्माहट ने उन सब के शरीरों में नई जान फूंक दी। उन चारों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी किसी कमजोर को नहीं सताएंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। रीमा की बुद्धिमानी और उसके बड़े दिल ने पूरे जंगल को एकता का एक नया